जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत आस्था पर। मैं बाल मुकुंद आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और इसमें हम लोग देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो इससे आपको शर्तियाँ लाभ मिलेगा और एक एक क्वेश्चन की भरपूर व्याख्या की जाएगी दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन को निचोड़ के रख दिया जाएगा। बस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा, फिर देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, कहा गया है किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग का मतलब पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा है कि सोलर प्लांट जो लगता है वो कहीं भी छत पे लगता है या फिर कहीं भी लगा दिया जाता है जहां धूप आता हो, लेकिन ये जो है पहली पहल की गई है कि जो है तैरता हुआ मतलब पानी में वो फ्लोटिंग रहेगा, पानी में तैरेगा वो सोलर पावर, और उससे जो है हमको जो है अच्छी ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और ख़ास बात यह है कि पानी में तैरेगा और वहाँ छाया भी नहीं रहेगी, हमेशा धूप मिलेगा और बढ़िया विद्युत उत्पादन मिलेगा। लेकिन ये कोई छोटा प्लांट नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्लांट है दोस्तों। जी हाँ, ये बहुत बड़ा प्लांट है और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा प्लांट होगा। जी हाँ, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्लांट होगा और ये जो है मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में, जी हाँ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर, जी हाँ नर्मदा नदी पर जो है एक ओंकारेश्वर बांध है, उसी बांध पर जो है 600 मेगावाट का, जी हाँ याद रखिएगा, बहुत ही हैवी पावर प्लांट है, 600 मेगावाट का, जी हाँ 600 मेगावाट का ये प्लांट लगाया जाएगा और इसे जो है 2022-23 तक जो है इससे बिजली उत्पादन होने लगेगी और इससे आसपास के इलाकों में जो है बिजली का जो है सुविधा दिया जाएगा। तो ये जो है कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, और मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी पर स्थित जो है एक बांध है ओंकारेश्वर बांध, उसी पर ये जो है बना हुआ है। तो ये आपके लिए करंट का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। अभी बनना ये प्रारंभ हुआ है और ये 2022-23 तक जो है बन जाएगा। बाकी राज्य पूछता है तो मध्य प्रदेश और जिला पूछता है तो खंडवा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपसे कहा गया है कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत ट्रेन हो या हवाई मॉल परिवहन में किसानों को 50% सब्सिडी मुहैया करा रही है। तो ये जो सरकार ऐसा काम कर रही है इसे क्या नाम दिया गया है दोस्तों? जी हाँ, इसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन में आपके है टॉप टू टोटल, टॉप टू पर्यावरण, टॉप टू कृषि, टॉप टू सब्जी, ऐसा कुछ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ आप जान लें, आपको थोड़ा सा यहाँ जानना होगा कि जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने 500 करोड़ रुपए का एक जो है ऐसा योजना लॉन्च किया है जिसके तहत किसानों को सब्सिडी जो है वो 50% सब्सिडी पर जो है पैसे मुहैया करा रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ एक बात है कि किसानों के जो सब्जियां थी, सब्जियों में खास करके टमाटर, प्याज और आलू, जी हाँ याद रखिएगा, टमाटर, प्याज और आलू, ये तीनों जो है क्या होता था, किसान के कहीं जाते समय, ले जाते समय टमाटर, प्याज, आलू, या फिर लाते समय या फिर घर में ही ये जब सड़ जाते थे या फिर थोड़ा सा ख़राब हो जाते थे तो इनको किसानों को कम दाम पर बेचना पड़ता था। तो इसके लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है और इनके लिए जो है ऐसे वाहनों का भी इस्तेमाल हुआ जिनमें एसी है, सब्जी रख दो तो सड़ेगा नहीं, ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत। तो जो है इसमें जो है एक योजना बनाई गई है, उस योजना को एक नाम दिया गया जो कि आपके चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। और टमाटर, प्याज, आलू पहले था, लेकिन बाद में जो है किसानों के लिए सभी सब्जियों के लिए इस ऑपरेशन को जो है कर दिया गया है। तो इस ऑपरेशन का जो नाम है दोस्तों वो है टॉप टू टोटल, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उस ऑपरेशन का नाम है टॉप टू टोटल। जी हाँ, इसके तहत किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी दोस्तों। और ये जो है खास करके कोरोना के समय में स्टार्ट किया गया है। कोरोना महामारी के समय में किसानों को काफ़ी नुकसान होता था और ऐसा सोचा गया कि किसान हमारे लिए हमेशा उसी हिम्मत, उसी लगन से तत्पर रहते हैं। ओला हो, वृष्टि हो, गर्मी हो, धूप हो, चाहे जैसा हो, हमेशा वो समान रूप से मेहनत परिश्रम करते रहते हैं और हम लोग उन्हीं के बल पर ज़िंदा हैं, उन्हीं के पैदा किए गए सब्जी, साग और चावल, गेहूँ को खाकर ज़िंदा रहते हैं। तो ऐसा सोचकर
कोरोना महामारी के समय में ही किसानों के लिए टॉप टू टोटल योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी सन 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के किस स्थायी प्रतिनिधि ने यूएनएससी में तिरंगा लगाया और समारोह में संक्षिप्त भाषण भी दिया, वो कौन है? तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में एक जो है अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में है हमारे देश की तरफ से, उनका नाम आपको इस 4 ऑप्शन में ढूंढना है और बताना है वो कौन है जिन्होंने 9 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र में भाषण भी दिया और वहाँ पर अपने तिरंगा झंडा को भी लहराया। तो ज़रा सा ध्यान से सुनिए आप, उनका नाम है, जी हाँ, उनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। जी हाँ, उनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण भी दिया था संक्षिप्त रूप से और अपने तिरंगे झंडे को भी लहराया था। अब इनके बारे में थोड़ा सा कुछ खास जान लेते हैं। चलिए, तो ये जो है भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1985 बैच के अधिकारी हैं। जी हाँ, ये वर्ष 1985 भारतीय विदेश सेवा वर्ष के अधिकारी हैं और ये जो है सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेकर इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में स्थान हासिल किया था। बाकी जो है इनके बारे में खास यही है कि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने हमारे देश के तिरंगे झंडे को लहराया और इन्होंने संक्षिप्त भाषण भी दिया। तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है, उनका नाम दोस्तों टीएस त्रिमूर्ति। याद रखिएगा टीएस त्रिमूर्ति। चलिए, तो आप जानते हैं कि एक बार प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और उसी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई ताकि आगे चल के फिर कभी विश्व युद्ध ना होने पाए। और उसी संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे देश के विदेश जो हैं अस्थायी प्रतिनिधि वो हैं टीएस त्रिमूर्ति। चलिए शेष आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें दिया है हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? जी हाँ, कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, बाकी जीवन कारावास या फिर कुछ भी ऐसी सज़ा दे दी जाए, मगर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। वो कौन सा देश है दोस्तों? क्या बांग्लादेश है, क्या पाकिस्तान है, या फिर क्या कजाकिस्तान है, या इराक है? तो जी हाँ, वो देश है कजाकिस्तान। जी हाँ, कजाकिस्तान में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजाकिस्तान में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। तो ये हो गया आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? दान की बात हो रही है। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक दान दिया? तो दोस्तों, अगर हम आपसे यहाँ कोई एक क्वेश्चन पूछ लें, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि जो विश्वविख्यात अमेज़ॉन कंपनी है उसके संस्थापक कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो आपका क्या जवाब होगा दोस्तों? तो वो हैं जेफ बेजोस। जी हाँ, जेफ बेजोस। 2018 में इन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया गया था दोस्तों। और ये अमेज़ॉन कंपनी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अमेज़ॉन कंपनी की स्थापना सन 1900 स्थापना की थी और सन 1994 ईस्वी में इन्हें टाउ बेटा पी नाम का एक सम्मान भी मिला था दोस्तों, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा सम्मान मिला था? टाउ बेटा पी नाम का एक सम्मान भी मिला था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मैक्सिको में हुआ था। अब ये अमेज़ॉन कंपनी के संस्थापक हैं। इन्होंने ही अमेज़ॉन कंपनी की स्थापना की थी। अब अमेज़ॉन कंपनी की स्थापना कब की थी, हमको आप कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। और अमेज़ॉन कंपनी कि ये जो है अध्यक्ष हैं, ये 2018 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने गए थे दोस्तों। तो आपका जो क्वेश्चन है द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? तो यही अमेज़ॉन के अध्यक्ष हैं जेफ बेजोस ने ही दुनिया में सबसे ज़्यादा दान देने वाले व्यक्ति हैं। किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने इस श्रृंखला का अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दे दी है। जी हाँ, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी दास को महत्वाकांक्षी परियोजना जो उनकी थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसके निर्माण की अनुमति अब दे दी है।
और इसका निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि नए संसद भवन का निर्माण, जी हाँ, नए संसद भवन का निर्माण किया जाना है त्रिकोणीय पद्धति के अनुसार, और वहीं पर बगल में जो राजपथ है उसको भी फिर से डेवलप किया जाएगा। तो इस कार्य को जो है एक नाम दिया गया है, क्या? सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम। तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा चुना है उनकी कि यहाँ जो है दिल्ली में एक जगह जो है 9.5 एकड़, जी हाँ 9.5 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है जो कि पार्क के लिए पड़ी थी। तो उसी ज़मीन पर जो है फिर से नया संसद भवन निर्मित होना है, जिसमें लोगों को बैठने के लिए और अधिक जगह होगी और उसकी अधिक क्षमता होगी, और वहीं पर बगल में राजपथ भी फिर से रीडेवलप किया जाएगा। तो ऐसी योजना बनाई है सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने बनाया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जिसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से कहा जाता है। तो कहाँ ये होगा? तो दिल्ली में, जी हाँ, दिल्ली में नया संसद भवन बनाया जाएगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। वो त्रिकोणीय पद्धति पर बनाया जाएगा, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन किया है? प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जी हाँ, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो कि 2 स्थानों के बीच लगाई गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्या इंदौर से मुंबई तक थी वो पाइपलाइन, कानपुर से भोपाल के बीच थी, कोच्चि से मंगलुरु के बीच थी, या फिर वाराणसी से हल्दिया के बीच थी? कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका फिलहाल कुल मिला के आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा, कोच्चि से मंगलुरु। जी हाँ, कोच्चि से मंगलुरु तक जो है एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है, जिसे उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा आपके इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बिहार के किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है दोस्तों? जी हाँ, पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है, हिल टॉप वरिष्ठ मोनेस्ट्री। तो आपने देखा होगा कि अब तक जो भी मठ मिले हुए हैं, मंदिर मिले हुए हैं, वो सब ज़मीन पे बने हुए दोस्तों, जहाँ भी मिले हैं वो सब ज़मीन पर बने हुए मिले थे। लेकिन बिहार में एक स्थान है जहाँ पर पहाड़ी पे एक बौद्ध मठ मिला है दोस्तों, पहाड़ी पर, और इसके जितने भी द्वार हैं सभी में दरवाजे भी लगे हुए हैं दोस्तों। और यहाँ जो है चूड़ियाँ और कुछ गहने, नाक में पहने जाने वाला या पैर में पहने जाने वाला, ऐसा भी कुछ मिला है। तो ऐसा लगता है, ऐसा बताया है लोगों ने कि ये जो है मठ जो बना था खास करके स्त्रियों के लिए बना था, ऐसा भी कोई बात है दोस्तों। तो बिहार की किस जगह पे मिला था? क्या लखीसराय में, नालंदा में, मुंगेर में, सुल्तानगंज या भागलपुर में? कहाँ मिला था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो फिर ये जो है बिहार के लखीसराय में मिला है दोस्तों। कैसा? तो बौद्ध का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ, ऐसा आपको मिला हुआ है। और इसके बारे में कुछ और ख़ास जान लेते हैं। तो ये जो है लखीसराय के लाल पहाड़ी की खुदाई में निकला है दोस्तों। जी हाँ, लाल पहाड़ी की खुदाई में जो है गंगा घाटी में मिला है दोस्तों। तो लाल पहाड़ी है, याद रखिएगा नाम, ये भी पूछा जा सकता है। लाल पहाड़ी की खुदाई हो रही थी और उसी में लखीसराय में जो है बिहार के लखीसराय में पहला बौद्ध मठ जो है वो प्राप्त हुआ है दोस्तों। अच्छा, एक बात और करते हैं इसमें। तो ये जो है यहाँ पर बौद्ध का पहला ऐसा स्तूप मिला है जो पहाड़ी पे था, और यह देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ होगा, इसको आप याद रखिएगा। और खुदाई का काम जो है वो करा रहे थे विश्वचंद्र शास्त्री, जी हाँ, विश्वचंद्र शास्त्री विश्वविद्यालय शांति निकेतन के प्रोफेसर अनिल कुमार। जी हाँ, अनिल कुमार जी खुदाई करा रहे थे, और खुदाई कराते वक्त जो है यहाँ पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला हुआ है। तो खुदाई का काम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 नवंबर 2017 को शुरू किया था, याद रखिएगा, 25 नवंबर 2017 को शुरू किया था, और अब जाके यहाँ बौद्ध मठ का पहाड़ी स्तूप मिला है दोस्तों। तो 3 साल का इसका समय था, 3 साल में इसको पूरा कर लिया गया, और यहाँ पर मिला बुद्ध का पहाड़ी बौद्ध मठ, जिसमें कई द्वार हैं, सभी द्वार में दरवाजे लगे हुए हैं। और अब तक जो भी मठ मिले हैं उसमें दरवाजे नहीं मिले हैं। तो ये पहला मठ भी ऐसे इस हिसाब से है कि जिसमें जो है दरवाजे मिले हैं। तो हो सकता है यहाँ स्त्रियों के लिए व्यवस्था हो, इसलिए यहाँ चारों तरफ से सुरक्षा है, और
मवेशियों के कुछ अवशेष भी मिले हैं, जैसे चूड़ियाँ, कंगन, कील या फिर ऐसे कई प्रकार के। तो ये बौद्ध मठ जो था वो खास करके हमको बताया जा रहा है कि ये इस चीज़ों के लिए बना था दोस्तों। तो फिलहाल इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, बिहार के लखीसराय में पहला बौद्ध मठ मिला था। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, कोवैक्सीन जिसके उपयोग की स्वीकृति भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने दे दी है, इसका निर्माता कंपनी जो है वो कौन है? निर्माता कंपनी आपको बताना है। तो क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, फाइजर है, भारत बायोटेक है, कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो भारत बायोटेक होगा। जी हाँ, वो कंपनी है भारत बायोटेक, जिसको इजाज़त दे दिया है सरकार ने, DCGI ने, कि इसकी वैक्सीन जो है वो उचित है। चलिए ऑप्शन बी को सही करने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं दोस्तों। तो अच्छा लग रहा हो तो अभी लाइक कर दीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम पे, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आपका हैं आप, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। और साथ ही आप जो है, आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अभी। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष CEO नियुक्त किए गए हैं, अर्थात रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, वो कौन है? तो आपको याद रखना होगा वो हैं सुनीत शर्मा। जी हाँ, वो हैं सुनीत शर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका की एक शोध कंपनी द्वारा हाल ही में जारी एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया गया है। कितने प्रतिशत लोगों ने उन्हें सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष माना है? प्रतिशत आपको बताना है। 32% लोगों ने उनको शासनाध्यक्ष अच्छा माना है, या फिर 59%, या 44%, या फिर 55% लोगों ने, कितने लोगों ने माना है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा फिलहाल वो होगा 55%। जी हाँ, 55% लोगों ने नरेंद्र दास मोदी को एक अच्छा लोकप्रिय शासनाध्यक्ष माना है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को दोस्तों। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 जनवरी को किस सिख गुरुजी की 354वीं जयंती मनाई गई है? कौन से सिख गुरु हैं? तो सभी सिख गुरु हैं, लेकिन किसकी 2 जनवरी को जयंती मनाई गई है? कब थी? तो 354वीं। तो गुरु कौन है? तो वो हैं गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह। कितने तारीख को? तो अभी हाल ही में 2021 की बात हो रही है, 2 जनवरी को। जी हाँ, 354वीं जयंती मनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आ चुका है स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले की जयंती मनाई गई, लेकिन वो किस डेट को मनाई गई है दोस्तों? किस डेट को? तो आपको याद होगा दोस्तों, याद होना चाहिए, 3 जनवरी को। जी हाँ, ज्योतिबा राव फूले की जयंती जो है वो 3 जनवरी को मनाई गई है सन 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को, जी हाँ, नए साल के अवसर पर 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करता है। जी हाँ, अपने अपने, फिर से सुनिए, आराम समझिए, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करता है। दोनों देशों के बीच इससे संबंधित समझौता किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष से शुरू हुआ था एक कार्यक्रम कि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को दोनों देश अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करेगा? तो वर्ष आपको बताना है। तो ये बहुत पुरानी बात है, 1988। जी हाँ, 1988 को जो है ये समझौता हुआ था कि भाई आप अपना, हम हमारा जो है परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1988 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं LHPS
की आधारशिला रखी है। इन परियोजनाओं में शामिल कौन कौन से राज्य हैं? तो पहले तो आपको बता दें कि ये लाइट हाउस परियोजना किसी प्रकार का बल्ब या लाइट वितरित करना नहीं है, प्रकाश से इसका कोई संबंध ही नहीं है। इसका संबंध है हाउस से। जी हाँ, हाउस से। ग्रामीण इलाकों में जो भी गरीब रह रहे हैं उन सबका स्वयं का अपना घर हो, ऐसी मंशा नरेंद्र मोदी दास ने प्रकट की और उसके लिए जो है ये 6 राज्यों में 6 विभिन्न स्थानों पर परियोजनाओं को जो है रखा, जिसका नाम है लाइट हाउस परियोजना, LHP, लाइट हाउस परियोजना उसका नाम रखा है दोस्तों। तो इसके तहत जो है गरीबों को शहरों में भी सस्ते दामों पर मकान उपलब्ध कराए जाएंगे और एक नई तकनीक इसमें इस्तेमाल की जाएगी। नई तकनीक से घर बनाए जाएंगे जिसमें खर्चा भी कम आएगा और घर मजबूत भी होगा, भूकंप रोधी भी होगा। तो 6 राज्यों में गरीबों को उनका स्वयं का घर हो, इसके लिए सस्ते दामों पर मकान देने के लिए जो परियोजना चलाई है नरेंद्र दास मोदी ने, उसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? तो लाइट हाउस परियोजना। याद रखिएगा, ये किसी उजाले से संबंधित नहीं है, ये घर से संबंधित है। और ये किन 6 राज्यों में जो है लागू हुआ है, वो 6 राज्य कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो वो 6 राज्य आपके ऑप्शन ए में है। ध्यान से देखिए, सबको नोट कर लीजिए कहीं। मध्य प्रदेश है, MP है, गुजरात है, तमिलनाडु है, झारखंड है, त्रिपुरा है और अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है। जी हाँ, ये 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में 6 स्थानों पर जो है ये लाइट हाउस परियोजना का शुभारंभ किया था नरेंद्र दास मोदी ने दोस्तों। और ये जो है 6 राज्यों में, एक बार पुनः सुनिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इस प्रकार आपका जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को सही करने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है DRDO, का स्थापना दिवस है, यानी कब है स्थापना दिवस, कब उसका स्थापना दिवस मनाया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम लोग DRDO का जो है फुल फॉर्म हमसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो DRDO का जो फुल फॉर्म होता है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO का फुल फॉर्म है। और जो है DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। जी हाँ, जी सतीश रेड्डी हैं। और DRDO का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, वो DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और इसका स्थापना जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका स्थापना दिवस जो है 1 जनवरी को। जी हाँ, 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? मतलब कौन सा इसमें से ऐसा प्रदेश, ऐसा राज्य है जिसने डिजिटलाइजेशन में काफ़ी प्रगति की है, काफ़ी अच्छा योगदान दिया है और उसके इसी योगदान के नाते हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो है डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। तो वो कौन सा है? तो वो जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, बिहार है दोस्तों। जी हाँ, बिहार को ये पुरस्कार मिला है राष्ट्रपति के द्वारा, डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020। और अभी अभी आप जान लें, थोड़ा सा एक परियोजना भी चलाई गई थी बिहार के लिए, जो था घर घर फाइबर योजना। तो घर घर इंटरनेट लोग प्राप्त कर सकें, इसके लिए चलाया गया था एक योजना, घर घर फाइबर योजना, वो भी बिहार में ही चलाया गया था। तो ये बिहार है जिसको स्वयं राष्ट्रपति जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए तो अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। हाल के दिनों में चर्चा में रहे 5 आइज़, 5 आँखें, जिसका अर्थ होगा 5 आइज़ गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहली बात, 5 आइज़ जो हैं वो जैसे CCTV कैमरा होता है निगरानी में होता है, वैसे भी 5 आइज़ एक ऐसा गठबंधन है जो कि निगरानी का काम करता है। आइए इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नज़र रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को साझा करना। तो ये तो आपका सही है। जी हाँ, 5 आइज़ का जो गठबंधन है उसका उद्देश्य है चीन पर नज़र रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को साझा करना। दूसरा ऑप्शन है, भारत और जापान 5 आइज़ के संस्थापक सदस्य देश हैं। तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा देखते हैं,
फाइव आइज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुआ, तो ये भी आपका सही है, यानी पहला सही है और तीसरा सही है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, पहला व तीसरा सही है, ऑप्शन सी सही होगा। ध्यान से इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। फाइव आइज ऐसा गठबंधन है कि इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नज़र रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को साझा करना। और आपका क्या है, तो फाइव आइज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद 1946 में हुआ था। चलिए शेष अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका चलिए तो अगला क्वेश्चन है, स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोसिल। पहले तो यही आप याद करिए कि स्वदेश में अपने देश में विकसित जो पहली निमोनिया की वैक्सीन है उसका नाम है निमोसिल। जी हाँ, निमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है, कंपनी आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आपकी जो ये कंपनी है निमोसिल का निर्माण करने वाली जो निमोनिया के लिए वैक्सीन है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने ही निमोनिया के लिए जो है वो अपने ही देश में विकसित वैक्सीन निमोसिल को तैयार किया है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये क्या है, हाल के दिनों में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैग। जी हाँ, ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है। तो ब्लू फ्लैग के बारे में आइए जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। फिलहाल इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। क्या है डी में, तो समुद्र तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र है ब्लू फ्लैग। याद रखिएगा ब्लू फ्लैग क्या है, तो समुद्र तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र है। जी हाँ, समुद्र तटों पर जो भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, सुरक्षा को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, प्रदूषण नहीं होने देते हैं, उनको इस प्रकार का प्रमाण दिया जाता है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग दोस्तों। क्या नाम है, ब्लू फ्लैग है दोस्तों। चलिए तो आज जो है इस प्रकार हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आप दोस्त चाहते हैं कि ऐसे ही ढेर सारे वीडियो आपको डेली मिलते रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो इस चैनल हमारा बहुत छोटा है अभी, तो हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए, हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए, ताकि हम आपके लिए कुछ और अच्छा करें, उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों में, जितना भी हो सके आप शेयर करिएगा इसको ज़रूर मित्रों। तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए और हमारा चैनल जो है वो विकसित होगा, जिससे हम उत्साहित होंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए तो मैं बाल मुकुंद विदा लेता हूँ इस वीडियो से और मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।